Good morning to all and welcome to our channel. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना वाला टॉपिक आज हम लेते हैं और शुक्राणु की संरचना की बात करते हैं। परिपक्व शुक्राणु की अगर मैं बात करूं तो परिपक्व शुक्राणु गतिशील होता है, अगुणित होता है, हैप्लोइड होता है तथा नर युग्मक को प्रदर्शित करता है। विभिन्न प्राणियों में शुक्राणु का आकार व आकृति अलग अलग होती है, फिर भी कशेरुक प्राणियों में कुछ आधारभूत सिमिलरिटीज यहाँ पर शुक्राणु की संरचना में हमें देखने को मिलती है। और संरचना की दृष्टि से सभी शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होते हैं। उन भागों को 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग हमारे पास आ जाएगा सिर। हेड रीजन अग्रतम भाग होता है और विभिन्न कशेरुकियों में इसकी आकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्थिल मछलियों में ये सिर गोलाकार या स्पिरोइडल होता है, तो ध्यान रखेंगे बोनी फिशेज में ये स्पिरोइडल होता है। एम्फीबियंस में या उभयचरों में यह भालाकार या लेंस शेप्ड होता है। कुछ टोड व उपास्थल मछलियों में यह कॉर्क व पेच आकार का होता है। चूहों में हुक समान होता है, मनुष्य में यह चम्मचाकार होता है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, आप अच्छे से इन्हें याद करेंगे। शुक्राणु के सिर की आकृति चाहे जो हो, यह प्रमुख रूप से 2 संरचनात्मक इकाइयों का बना हुआ होता है। पहली संरचनात्मक इकाई है एक्रोसोम और दूसरी एक केंद्रक। एक्रोसोम की अगर मैं बात करूं तो एक्रोसोम शुक्राणु के सबसे अगले भाग पर टोपी नुमा केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहेंगे। ये अलग अलग स्पर्म में अलग अलग आकृति का होता है। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से विकसित होता है। ये एक्रोसोमल झिल्ली से ढका होता है तथा इसमें प्रोटीन लयनकारी या प्रोटीन को अपघटित करने वाले एंजाइम्स व कुछ एक्रोसोमल पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एक्रोसोम में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एंजाइम्स निम्नलिखित हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला एंजाइम हो जाएगा एसिड हाइड्रोलेज, दूसरा हो जाएगा एसिड फॉस्फेटेज, तीसरा हो जाएगा हाई एल्यूरोनिडेज। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक्रोसोमिन एक्रोसिन निषेचन के समय एक्रोसोम अंडाणु की झिल्लियों को भेदने में सहायता करता है तथा शुक्राणु के केंद्रक तथा तारक केंद्र को अंडाणु में प्रवेश कराने में भी मदद करता है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि एक्रोसोम का काम क्या है। शुक्राणु के शीर्ष पर पाए जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष प्रकार की कम अणुभार वाली अम्लीय प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन पाई जाती है और इस प्रोटीन को हम एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहते हैं। यह एंटी फर्टिलाइजिन अंडाणु के आवरण में उपस्थित विशिष्ट फर्टिलाइजिन नामक प्रोटीन को पहचान कर उससे क्रिया करती है। तो आप ध्यान देंगे, शुक्राणु के शीर्ष के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन मिलती है और अंडाणु के ऊपर फर्टिलाइजिन प्रोटीन मिलती है और दोनों में क्रियाएं होती है। शुक्राणु में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य पाया जाने वाले रिक्त स्थान को हम परफोरेटोरियम कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। यहीं पर एक्रोसोमल शंकु पाया जाता है, जिसे अक्षय काय भी कही जाती है, जो निषेचन के समय एक दृढ़ एक्रोसोमल तंतु में परिवर्तित हो जाता है, जो एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो आप ध्यान देंगे, ये जो तंतु है एक्रोसोमल तंतु, वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हमारी एक्रोसोम की स्ट्रक्चर हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। सिर में एक्रोसोम के ठीक पीछे केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक शुक्राणु के सिर का अधिकांश भाग बनाता है तथा यही उसकी आकृति का भी निर्धारण करता है। तो केंद्रक ही शुक्राणु के सिर की आकृति का निर्धारण करता है, ये आप ध्यान देंगे। केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होता है जो डीएनए व प्रोटीन का बना हुआ होता है। प्रोटीन क्षारीय प्रकृति के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। केंद्रक आनुवंशिक गुणों का वहन करता है क्योंकि यहाँ पर डीएनए है। इस तरह शुक्राणु के सिर के 2 प्रमुख कार्य हो जाते हैं। सबसे पहला प्रमुख कार्य हो जाएगा, एक तो अंडाणु को भेद कर शुक्राणु के केंद्रक व तारक केंद्र को अंडाणु में प्रवेश करवाना और दूसरा आनुवंशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना। तो दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेंगे दोनों कामों को। आगे हम देखते हैं, अगला शुक्राणु का भाग हमारे पास आ जाएगा मध्य भाग, मिडिल पीस। शुक्राणु के केंद्रक के ठीक पीछे का भाग मध्य भाग कहलाता है। स्टर्जियन मछली में हम बात करें तो ये बहुत छोटा होता है तथा इसमें केवल तारक केंद्र ही पाया जाता है। मध्य भाग में केवल एक ही स्ट्रक्चर मिलती है, वो तारक केंद्र या सेंट्रियोल के रूप में पाई जाती है स्टर्जियन मछली में। सी अर्चिन के शुक्राणु के मध्य भाग में केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रियन हमें देखने को मिलता है। खरगोश के शुक्राणु में ये काफी स्पष्ट होता है। मध्य भाग का अग्रभाग ग्रीवा या नेक कहलाता है। इस भाग में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। इनमें से एक निकटस्थ या प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है तथा दूसरा दूरस्थ या डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। ये दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के समकोण पर पाए जाते हैं, 90 डिग्री बनाते हुए पाए जाते हैं। निकटस्थ तारक केंद्र शुक्राणु की अक्ष के समकोण पर केंद्रक के पश्च भाग की खांच या परफोरेटोरियम में उपस्थित होता है। यह निषेचन के बाद अंडे में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान देंगे। अंडे को सक्रिय करने का काम निकटस्थ तारक केंद्र करता है। दूरस्थ तारक केंद्र पूंछ की अक्षीय तंतु बनाता है। यह आधारी कणिका की तरह कार्य करता है। जैसे कशाप और पक्षमाप में आधारी कणिका होती है, वैसे ही यहाँ पर अक्षय तंतु में आधारी कणिका मिलेगी। ग्रीवा के नीचे भाग में अक्षय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया भरे होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार में यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम नेबेनकण बोलते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। कई शुक्राणुओं के मध्य भाग एवं पूंछ के संधिस्थल
पर एक गहरे रंग का वलयाकार स्ट्रक्चर और पाई जाती है, इसे हम वलय तारक केंद्र कहते हैं और इसका जो काम है वो अभी तक अज्ञात है। तीसरा पार्ट हमारे पास पूंछ आ जाता है। शुक्राणु का सबसे पिछला लंबा व सकरा भाग पूंछ होता है। इसका विकास दूरस्थ तारक केंद्र से होता है। यह संरचना में कसाब के समान 9+2 तंतुओं का बना हुआ होता है, तो आप ध्यान देंगे। आगे हमारे पास कुछ रोचक तथ्य है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला रोचक तथ्य है, सामान्यतः शुक्राणु पूंछयुक्त होते हैं, किंतु एस्केरिस के जो शुक्राणु होते हैं वो अकशाभिक व अमीभाव होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एस्केरिस में शुक्राणु अकशाभिक व अमीभाव होते हैं। टोड फिश ऑप्शनस नामक जंतु के शुक्राणु में 2 कशाभ मिलते हैं, यानी बाइफ्लैजिलेट जो शुक्राणु है वो भेक मीन या टोड फिश ऑप्शनस में पाए जाते हैं। कुछ मछलियों व एम्फीबियन जंतुओं के शुक्राणु की पूंछ पूरी तरह लंबाई में तरंगित झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहती है, या इनकी पूरी लंबाई में तरंगित झिल्ली मिलती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन मिलती है मछली और एम्फीबियन जंतुओं में। पाइला के वृषण में 2 प्रकार के शुक्राणु निर्मित होते हैं, एक तो ओलिगोपाइरिन, एक यूपाइरिन। इनमें से यूपाइरिन शुक्राणु ही निषेचन की क्षमता रखते हैं, ओलिगोपाइरिन में निषेचन की क्षमता नहीं पाई जाती है। भेकमीन में बाइफ्लैजिलेट स्पर्मेटोजोआ होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। किन्हीं जंतुओं में 2 या अधिक शुक्राणु के शीर्ष परस्पर चिपक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी जंतु हैं जहां पर शीर्ष जो है वो शुक्राणु के चिपक जाते हैं। इस प्रकार के शुक्राणु को संयुग्मित शुक्राणु या कॉन्जुगेट स्पर्मेटोजोआ के नाम से हम जानेंगे, और इसमें उदाहरण आते हैं टिड्डे या ग्रास होपर। इनमें संयुग्मित शुक्राणु मिलते हैं और एक शुक्राणु नाव का निर्माण करते हैं, स्पर्म बोट बनाते हैं। क्रस्टेशियन सदस्यों में भी नॉन फ्लैजिलेटेड शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद करेंगे। वृषण की लिडिक कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन का स्तरण पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्तरण पर निर्भर करता है। तो एलएच हार्मोन यहाँ पर लिडिक कोशिकाओं को उत्तेजित करता है एंड्रोजन के सिक्रेशन के लिए। शुक्राणु बैंक में शुक्राणु को -179 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जाता है। वृषण में शुक्राणु बनने के बाद भी यदि वह चलायमान नहीं होते हैं तो इस स्थिति को आप ध्यान देंगे, इस स्थिति को हम नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं। यदि वीर्य में शुक्राणु उपस्थित रहते हैं तो इस स्थिति को, यदि वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित रहते हैं, बिल्कुल है ही नहीं, तो इस स्थिति को हम एजोस्पर्मिया बोलेंगे। लेकिन यदि वीर्य में शुक्राणु की संख्या सामान्य से कम होती है तो इस स्थिति को हम ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशंस आप याद करेंगे। ये एक शुक्राणु के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रखी है आपको। हेड रीजन में एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, मेन शेड जो कोशिका द्रवी परत या स्तर वो नजर आ रहा है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपको नजर आ रहा है मिडिल पीस के अंदर। डिस्टल सेंट्रियोल नजर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जिसे हम नेबेनकन बोलेंगे वो नजर आता है। रिंग सेंट्रियोल आपको नजर आ रहा है। एक्सेल फिलामेंट टेल में नजर आ रहा है। तो ये स्तनधारी के शुक्राणु का एक बेसिक डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स। आप अच्छे से डायग्राम के द्वारा भी सारे भागों को याद कर सकते हैं। सक्रिय अवस्था में शुक्राणुओं का जीवन काल 1 से 24 घंटे तक का होता है, किंतु चमगादड़ में, बैट्स में, पक्षियों में, बर्ड्स में और हनी बीज में या मधुमक्खियों के प्रजनन पथ में शांत व विश्राम अवस्था में शुक्राणु कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे इस टॉपिक के इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी मैं साथ ही साथ करवा देता हूं। ओलिगोपाइरिन व यूपाइरिन प्रकार के शुक्राणु का निर्माण किस जंतु में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन पाइला के अंदर बनते हैं, आप ध्यान देंगे। और इसमें यूपाइरिन ही निषेचन कर सकते हैं। मनुष्य में शुक्राणु के सिर की आकृति कैसी होती है? तो मनुष्य में सिर की आकृति चम्मचाकार होती है। डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है। शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित झिल्ली में पाई जाने वाली कम अणुभार वाली अम्लीय प्रोटीन क्या कहलाती है? तो शुक्राणु के शीर्ष पर है तो आप देखेंगे वो एंटी फर्टिलाइजिन कहलाती है, और ये फर्टिलाइजिन से क्रिया करती है जो कि अंडाणु के ऊपर पाई जाती है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहां पर पाया जाता है? तो एक्रोसोम में मिलता है, हमने पढ़ा है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। शुक्राणु का कौन सा तारक केंद्र अंडाणु को सक्रिय करता है? तो अंडाणु को सक्रिय करने का काम जो है वो समीपस्थ तारक केंद्र का होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? तो स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ए, स्पर्मियोजेनेसिस। किनमें शुक्राणु कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं? चमगादड़ में, पक्षियों में, मधुमक्खियों में, सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बिल्कुल आप ढंग से डियर स्टूडेंट्स ये सारे प्रश्न करेंगे। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, यदि वीर्य में शुक्राणु कम हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सामान्य से कम अगर शुक्राणु तो इस स्थिति को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे, हम पढ़ चुके हैं। नेक्रोस्पर्मिया का मतलब है वीर्य में शुक्राणु की उपस्थिति तो है लेकिन वो चलायमान नहीं होते हैं, और एजोस्पर्मिया का मतलब है वीर्य में शुक्राणु का अनुपस्थित होना। द्विकशाभिक शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? तो भेक मीन में या टोड फिश में पाए जाते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में अपन ने डायरेक्ट पढ़ा है। स्पर्म बोट किस में दिखाई देगी? तो स्पर्म बोट कॉन्जुगेटेड स्पर्म जो वो टिड्डे या ग्रास होपर में बनते हैं। अकशाभिक शुक्राणु मिलते हैं एस्केरिस में, क्रस्टेशियन में, एवा भी दोनों में, या पाइला में, तो दोनों में बनते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। शुक्राणु बैंक में शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है
-179 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 पर, 4 पर, -4 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, -179 डिग्री सेंटीग्रेड पर। या अपन लिक्विड नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में शुक्राणु को रखा जाता है। वृषण की लिडिक कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्तरण निर्भर करता है। तो वृषण की लिडिक कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन का स्तरण डायरेक्ट एलएच पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर निर्भर करता है। हुक समान सिर वाले शुक्राणु किसमें दिखाई देते हैं? तो हुक समान सिर वाले शुक्राणु आपको चूहों में दिखाई देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इस टॉपिक से किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ से। आगे हम अंडजनन या ऊजेनेसिस पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।